तो हेलो एवरीवन, मैं हूं रूपा और आप देख रहे हैं रूपा क्लासेस। मैं आशा करती हूं कि आप सभी मस्त हैं और हम भी मस्त हैं। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 10th जो बिहार बोर्ड 2027 का एग्जाम होने वाला है, उसका जो है हिस्ट्री का चैप्टर 1, जो क्या है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है इसमें हम इस चैप्टर में सबसे पहले नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि इसमें जो है नेपोलियन बोनापार्ट का क्या भूमिका था, कौन थे, कहाँ से थे, जन्म कब हुआ था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट का जो जन्म हुआ था वो 15 अगस्त 1769 को हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 को हुआ था। उसके बाद उनके बचपन का नाम, नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन का नाम था नेपोलियन दी बोनापार्ट। क्या था? नेपोलियन दी बोनापार्ट। मतलब कि इनका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, लेकिन बचपन का नाम में क्या है, बीच में दी जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। जब फ्रांस की क्रांति में सेनापति के रूप में काम कर रहा था और इतिहास में नेपोलियन बोनापार्ट को जो है विश्व के सबसे महान सेनापति में गिना जाता है। जब ये जो थे फ्रांस के क्रांति में, जब ये सेनापति के रूप में काम कर रहे थे, उसी समय से क्या था, इनको विश्व का सबसे बड़ा सेनापति के रूप में गिना जाता है। ठीक है, अगला देखिए कि 1789 में फ्रांस की राजनीति में प्रवेश किया। नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो 1789 जो है फ्रांस की जब राजनीति हुई थी, उन्होंने सबसे पहले उसमें प्रवेश किया, फ्रांस की राजनीति में 1789 को। उसके बाद 18 मई 1804 ईस्वी को वह सम्राट बन गए और अपना एक अलग पहचान कानून बनाया, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब इन्होंने 1789 में फ्रांस की राजनीति में प्रवेश किया, उसके बाद जो है 18 मई 1804 ईस्वी को वो सम्राट बन गए। उसके बाद वो अपना एक अलग कानून बनाया और उस कानून का नाम क्या था? नेपोलियन संहिता के नाम से हम क्या जानते हैं कि हाँ, वो नेपोलियन बोनापार्ट का एक कानून अलग बना गया था। तो यहाँ तक समझ में आया? आगे देखते हैं। तो देखिए, आगे जो हमारा है वो है कि नेपोलियन के द्वारा किए गए काम बताना है। ठीक है, अब जैसे मानते हैं नीतीश कुमार जो है हमारा इस्तीफा दे दिए। ठीक है, वो जो क्या क्या काम किए हैं 20 साल में, वो तो अभी फिलहाल का है। और उस समय जो नेपोलियन बोनापार्ट था, ठीक है, वो क्या क्या काम किए थे, आइए हम देखते हैं। तो देखिए, विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया था। ओए इधर ध्यान दीजिए। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था? विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया था। संचार व्यवस्था को अच्छा और सुगम भी कर दिया था। उसके बाद यातायात के साधनों को सुगम और सस्ता कर दिया, मतलब आने जाने के खर्चों को क्या किया था? सस्ता कर दिया था और अच्छा भी कर दिया था। उसके बाद आर्थिक असमानता को दूर कर दिया था, मतलब रुपए पैसे की जितनी भी स्थितियां थी उसको भी दूर करने का प्रयास किया था। ठीक है, उसके बाद सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाया, मतलब ये देश में जितने भी लोग हैं, अमीर गरीब भिखार जो भी है, सबके लिए एक समान कानून था। ये नहीं कि हाँ, नेता का बेटा मर्डर करता है तो वो छूट जाएगा और गरीब का बेटा मर्डर करता है तो फांसी दिया जाएगा, नहीं, सबके लिए एक समान कानून बनाया गया था। आगे है कि शिक्षा में भी सुधार किया था, शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार किया। उसके बाद सामंती व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया। तो नेपोलियन के द्वारा ये किए गए कार्य हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? तो आइए आगे देखते हैं। इतिहास में पढ़े थे ना नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना। ठीक है, आज क्या देखेंगे? रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना, इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, उसमें आता है वाटरलू का युद्ध। मतलब वाटरलू का युद्ध जब हुआ था वो कब हुआ था? तो देखिए, वाटरलू का युद्ध जो है 18 जून 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 18 जून 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। किसका युद्ध? वाटरलू का युद्ध। ठीक है, उसके बाद नेपोलियन का ये अंतिम युद्ध था। नेपोलियन बोनापार्ट जो हम लोग पढ़े थे, उसका ये सबसे अंतिम युद्ध कौन था? नेपोलियन का सबसे अंतिम युद्ध वाटरलू युद्ध था, जो कब लड़ा गया? 18 जून 1815 को लड़ा गया। ठीक है, ये उसका सबसे अंतिम था। ठीक है, इस युद्ध में एक तरफ फ्रांस था तो दूसरी तरफ रूस, ब्रिटेन, प्रशा, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी की सेना थी। देखिए, ये जब युद्ध लड़ा गया, वाटरलू का युद्ध जब लड़ा गया था, एक तरफ कौन था? एक तरफ जो है एक तरफ के युद्ध में फ्रांस था और दूसरी तरफ देखिए कौन कौन था? रूस था, ब्रिटेन था, प्रशा था, ऑस्ट्रेलिया था, हंगरी था। ठीक है, ये सब की सेना थी। और एक तरफ मानते हैं कि जैसे मान के चलते हैं कि आप ही लोग हैं। ठीक है,
तो आप एक साइड ज्यादा लोग हो गया, हम अकेले, अब मानते हैं कि हम दोनों के बीच युद्ध चल रहा है, ठीक है, पढ़ाई को लेकर, आप पढ़ रहे हैं हम पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या है अकेले हो गए और आप लोग क्या हो गए बहुत सारा हो गए। तो इस युद्ध में क्या था, एक साइड से ओनली फ्रांस ही था और दूसरे साइड से कौन कौन था, रूस था, ब्रिटेन था, प्रसा, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी की सेना थी। इस युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण का मतलब होता है पूरी तरह से समर्पित कर देना, ठीक है, पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देना। इस युद्ध के बाद उन्होंने क्या किया, आत्मसमर्पण मतलब अपने को पूरी तरह से समर्पित कर दिया, ठीक है। तथा उसे एक कैदी के रूप में सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज दिया गया। उसे कहाँ भेज दिया गया था, एक कैदी के रूप में कहाँ भेजा गया, सेंट हेलेना नामक टापू पर, ठीक है, सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज दिया गया, जहां 52 वर्षों की आयु में 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उस जब वहां पे भेज दिया उसके बाद वो जब 52 वर्ष का हुआ, 52 वर्ष के जब थे नेपोलियन बोनापार्ट, उस समय में उनकी मृत्यु हो गई। कब, 1821 में। उनका जन्म कब हुआ था, उनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1700 कुछ को हुआ था ना, हाँ 1769 में हुआ था। जो है इनकी जो मृत्यु कब हुई, 1821 में हो गई। ये कब, कितने वर्ष के थे, 52 वर्ष के थे, कौन, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। उसके आगे हम देखेंगे कि वियना की संधि। अब क्या पढ़ेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट समाप्त हो गया, ये अंतिम युद्ध उनका था, कौन सा, वाटरलू का युद्ध था। अब हम क्या देखेंगे, वियना की संधि। तो वियना की संधि कब हुई थी, 1815 ईस्वी में हुई थी। और वियना की संधि की जो अध्यक्षता करते थे वो कौन कर रहे थे, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिक क्या कर रहे थे, वियना संधि का अध्यक्षता कर रहे थे। ये कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे, जो वियना की संधि का क्या कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, तो आप लोग नोट कीजिए। वियना सम्मेलन जो है वो कब हुआ था, 1815 में। तो देखिए वियना सम्मेलन का जो लक्ष्य था, मतलब हर किसी का अपना अपना लक्ष्य होता है, आप लोगों का लक्ष्य क्या है, मैट्रिक में पढ़ के फर्स्ट आना, ठीक है, अच्छा नंबर लाना। उसी तरह वियना सम्मेलन का जो लक्ष्य था वो क्या था देखेंगे, ठीक है। तो देखिए वियना सम्मेलन का उद्देश्य नेपोलियन के द्वारा यूरोप की राजनीतिक में लाए गए परिवर्तनों को समाप्त करना। अब देखिए यूरोप में जो नेपोलियन के द्वारा लाया गया जो परिवर्तन था, जो बदलाव था, उसको क्या करना था, वियना सम्मेलन को समाप्त करना था, ठीक है। उसके बाद और अस्त व्यस्त कर दिए गए यूरोप मानचित्र को फिर से व्यवस्थित कर पुरानी व्यवस्था को लागू करना था। देखिए जब मानते हैं नेपोलियन जो था वो जिस परिवर्तन को बदला था उसके पीछे जो छुपा था, दबा था, क्या था, नेपोलियन को मतलब ये जो परिवर्तन किया था उसको दबा देना, जो पीछे वो नेपोलियन दबाया था उसको फिर से वापस लाना, ठीक है। हाँ 1789 से 1815 ईस्वी तक जो भी घटना घटी उसे दोहराया न जाए और नेपोलियन के द्वारा यूरोप में फैलाई गई राष्ट्रवादी भावना को कुचलकर फिर से पुरानी व्यवस्था लागू करना था। वियना सम्मेलन में क्या था, नेपोलियन द्वारा जितने भी परिवर्तन हुआ था उसको समाप्त कर देना, उसको दबा देना और उससे पहले जो व्यवस्था था उसको ऊपर लाना। समझ में आया, तो नोट कीजिए इसको।